तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने किया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, है ना, ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। ठीक है, तो आज हम लोग एक तो क्वेश्चन इस पे करते हैं पहले। तो चलो एक क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द vertices of a square is 3, 2 and one of the diagonal along the line is along the line 3x plus 4y plus 8 is equal to 0. Find the other vertices of the square. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन वो कह रहा है कि क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है आपका, ओके, इस स्क्वायर का एक जो वर्टिसेस है, मान लेते हैं अपन लोग ये कोई एक स्क्वायर है ए बी सी डी, और कहता है इसका एक वर्टिसेस जो है वो है 3, 2। तो अपन मान ले रहे हैं कि ये ए का जो वर्टिसेस है दिस इज 3, 2। अब उसने कहा कि वन ऑफ द डायगोनल इज अलोंग द लाइन 3x plus 4y plus 8 इक्वल टू 0। तो इस स्क्वायर के कितने डायगोनल हैं? 2, एक है AC और एक है BD। तो वो ये कौन वाला डायगोनल होगा? ये AC होगा कि BD होगा? कैसे समझेंगे हम लोग? नहीं, अब देखो, अगर AC होगा तो वो पॉइंट A से पास करेगा, तो हम लोग पहले चेक कर ले कि क्या पॉइंट A इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मान लो 3, 2 रखते हैं, तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि सब नंबर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये जो गिवन डायगोनल है दिस इज नॉट AC। क्लियर है? बोलो भाई। तो इसका मतलब है जो ये गिवन डायगोनल है ये किसकी इक्वेशन रही होगी? BD की। तो अपन ये BD बना दे रहे हैं, और इसकी इक्वेशन तुमको दे रखी है, क्या है? 3x plus 4y plus 8 इक्वल टू 0। ये BD की है। क्लियर है? बोलो भाई। अब जरा देखो, अगर मैं मान लो मैं इस पॉइंट A से इस BD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, और मान लो कि ये पॉइंट O है, तो O इसका सेंटर होगा, है ना, और C जो होगी वो ऑब्वियसली O जो होगा वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, और O जो होगा वो B और D का भी मिड पॉइंट होगा। तो O है क्या? सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, और वो है क्या? पॉइंट A का फुट ऑफ परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू लाइन BD, है ना। तो मान लें अगर हम लोग O के कोऑर्डिनेट H, K फॉर एग्जांपल, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या फार्मूला पढ़ाया था हमने? H-3 अपॉन A, यस और नो? याद है? इज इक्वल टू K -2 अपॉन इसका B दैट इज 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये x y की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, दैट इज 3 × 3 प्लस 4 × 2 प्लस 8 अपॉन A² प्लस B² दैट इज 9 + 16। क्लियर है कि नहीं? है ना। तो H-3 अपॉन 3 इज इक्वल टू K -2 अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 9 और 8 17, 8 25, 25/25 दैट इज -1। तो H की वैल्यू जरा बताओ कितनी आ गई? 0। और K की वैल्यू आ जाएगी -4 तो -2। तो जो कोऑर्डिनेट आए वो उसके कोऑर्डिनेट है 0, -2। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं?
सेंटर के, ये पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट आ गए। यस, समझ में आ रहा है बात? अगर ये पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट हैं तो हमको बताओ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मान लो सी के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, लेट अस अज्यूम, तो क्या होगा x1 + 3/2 इज इक्वल टू 0। x1 + 3/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं h, k है, ओ पॉइंट है ना। बोले भाई, तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से बताओ, -3, एंड y1 + 2/2 दैट कम्स टू बी -2, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे -3, -6। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो एक वर्टिसेस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गए, हाँ या ना? बोलो भाई। अच्छा, अब हम लोग दूसरे वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट करें? हाउ टू कैलकुलेट द अदर वर्टिसेस? तो अब जरा देखो, गौर करो, कई तरीके हो सकते हैं, अपन एक मेथड यूज कर रहे हैं। पॉइंट ए से ओ के बीच की जो अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले, मान लो ये डी है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड सेंटर, इसके बीच की डिस्टेंस, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम ए टू बी डी। ए से बी डी पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ओ ए लेंथ है। तो जरा बताओ हमको ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आएगी? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी डी, मान लो इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज मॉड ऑफ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2 और बी डी है 3x + 4y + 8, तो 3x + 4y अपॉन √9 + 16। ये तो समझ में आ गया होगा। 3 × 9 4 दूनी 16, 16 9 25 और 8, ये कितना हो गया, 3 × 9 4 दूनी 8, 8 16 9 25 बटे 5, दैट इज 5। बोलो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 5, है ना। अब जरा देखो इस फिगर में, अगर ये वाली डिस्टेंस 5 है तो ये भी डिस्टेंस 5 होगी, ये डिस्टेंस भी 5 होगी और ये डिस्टेंस भी 5 ही होगी, ठीक है। अब जरा गौर करना, लाइन बीडी का स्लोप बताओ जरा कितना है। इस लाइन का स्लोप -3/4, ये इसका स्लोप है? बोलो भाई, इस लाइन का स्लोप कितना है, -3/4, है ना। तो यानी ये x एक्सिस से -3/4 स्लोप की लाइन जा रही है। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0, -2। इस पॉइंट से d डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है, d डिस्टेंस पे ये भी पॉइंट है और ये पॉइंट भी है ना, और इसका स्लोप भी तुम्हें मालूम है। तो मैं कह सकता हूं कि इस कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन अगर मेरे को लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू +- r। पोलर फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, जहां से थीटा क्या होती है, एंगल जो x एक्सिस से बना रही है, और वो चूंकि निगेटिव है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उसका कॉस जो होगा वो निगेटिव होगा और साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहां तक क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ बीडी क्या हो सकती है, इक्वेशन ऑफ, मेरी बात समझ में आ रही है, इक्वेशन ऑफ बीडी को अगर तुम लिखोगे तो x माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0, -2, तो x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस प्लस अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू +- r की जगह पे हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, +-5 दे सकते हैं क्योंकि ये d था। मेरी बात समझ में आ रही? बोलो cos थीटा कितना, देखो tan थीटा कितना आया था उसका, -3/4, तो ये एंगल अगर थीटा है
तो दिस इज 3, दिस इज 4, तो दिस कम्स टू बी 5, है ना। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? व्हाट इज cos थीटा? -4/5, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल इज ऑब्ट्यूज। ये निगेटिव साइन शो कर रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई, यही तो बता रहा है। तो cos थीटा विल बी, cos थीटा कितना हो जाएगा? -4/5। एंड व्हाट अबाउट sin थीटा? 3/5। यस और नो? ये चीज समझ में आ रही है? तो अब हम लोग यहां लिखेंगे कि x - 0 अपॉन cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? -4/5 is equal to y plus 2 upon sin theta. Sin theta is 3/5 is equal to ±5। या इसको हम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी? ±5 इंटू -4/5। यस और नो? और y की वैल्यू क्या आएगी? +-5 इंटू 3/5 -2। लिख सकते हो? इससे हम लोग x और y को समझ में आया? तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या दे देगा? +-4। तो x के कोऑर्डिनेट क्या है? +-4। तो यानी ये दो वैल्यू देगा। कौन कौन सी दो वैल्यू होगी? एक देगा +4, दूसरा देगा -4। क्लियर है? y की वैल्यू क्या होगी? ये इससे कैंसिल हो जाएगी, +-3 एंड -2। तो y क्या क्या दे देगा? +-3 इंटू +-3, समझ में आ रही मेरी बात? -2। तो ये y की दो वैल्यूज क्या क्या होंगी? 1 एंड -5। बोलो भाई, हो जाएगी। जब इसमें r की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे थे तो वो वैल्यू क्या दे रहा था? -4। इसकी पॉजिटिव पे क्या ले रहा था? -4। और उस पॉजिटिव पे ये दे रहा था 1। तो -4 और 1 ये एक कोऑर्डिनेट होंगे, तो एक कोऑर्डिनेट b के क्या हो जाएंगे? पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? देखो थीटा पॉजिटिव पे ले रहे थे ना तुम लोग, +5 पे, तो -4, 1। तो b के कोऑर्डिनेट आ गए -4, 1 और d के कोऑर्डिनेट आ गए 4, y कितना था? -5। तो 4, -5। समझ में आ गया? समझ में आएगी बात की नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी भी। हाँ हाँ, तो सर बी फिर ऐसे नहीं कर सकते क्या? सी का एक्स और ए का वाई। सी का एक्स? नहीं, ये ऐसे कैसे दे सकते? ये तुमको यहाँ ऐसे ऐसे लाइन दिख रही है, हो सकता है वो लाइन ऐसे बनी हो, स्क्वायर कुछ इस तरीके का हो। तो वो तो फिक्स नहीं, है ना? ऐसी लाइन है, उसके दोनों साइड इक्वल लेंथ पे दो पॉइंट है, तो एक ही जगह पॉइंट बना मिड पॉइंट नहीं, जैसे इमेज ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं ना, किसका? सी का? हाँ सी। हाँ, तो ए का इमेज हम सी निकाल सकते थे डायरेक्ट। हम इसको सेंटर वैल्यू ना निकालते, हम कहते ए की इमेज जो होगी वो सी होगी, वो तुम्हें निकल आएगी। लेकिन फिर बीडी की इक्वेशन के लिए हमको ये पॉइंट चाहिए होगा, जो हम लोग ये x - x1 अपॉन cos थीटा लगा रहे थे, दिस थिंग। तो इसके लिए हमको ये दोनों पॉइंट चाहिए थे, तो इसलिए मैंने शुरू से ही उसको निकाल लिया था पहले। tan थीटा की वैल्यू -3/4 है, तो इसका मतलब चूंकि tan थीटा निगेटिव है तो एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उसका कॉस क्या होगा? नेगेटिव, और उसका साइन पॉजिटिव। तो साइन थीटा कितना देगा? 3/5, कॉस थीटा -4/5। समझ में आ रहा? समझ में आया कि नहीं ये चीज? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके, आई थिंक नाउ इट्स ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। ये समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज का। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो कि equation of a line parallel to a given line and perpendicular to a given line.
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, मान लो कि तुमको कोई एक लाइन गिवन है, दैट इज एल इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसी लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है ना। अब इस लाइन के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर हमको लाइन निकालनी है, तो वो लाइन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो याद रखो, अगर कोई लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये L11 नहीं है, दिस इज पैरेलल टू L, इस लाइन के पैरेलल लाइन, है ना। उसकी इक्वेशन अगर हमको निकालनी है तो उसकी इक्वेशन सिंपल यही लाइन की इक्वेशन होती है, क्योंकि दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर विच कैन बी सॉल्व्ड बाय गिविंग बाउंड्री कंडीशन। वो कोई एक बाउंड्री कंडीशन देगा, उसकी मदद से तुम लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। तो इससे हमको मिल जाएगा इक्वेशन गिवन लाइन के पैरेलल किसी भी लाइन की, है ना। जैसे मान लो कि कोई लाइन, उसने कहा ये एक लाइन है कि 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। लेट अस अज्यूम, उसने फिर आपसे कहा कि एक लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस लाइन के पैरेलल हो और 1,2 से पास कर रही हो। लेट अस अज्यूम, है ना। तो इस लाइन के पैरेलल पहले लाइन क्या होगी, 3x प्लस 4y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब लेमडा तो मेरी बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो उसने दूसरी कंडीशन तुमको दी, विच पासेस थ्रू 1,2। अब ये लाइन किससे पास कर रही है, 1,2 से, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो 3 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। सो लेमडा कम्स टू बी 4 दूनी 8 3 11 माइनस 11। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। So this is the equation which is parallel to the given equation and passes through the point 1,2। नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। तो किसी भी लाइन के पैरेलल अगर हमको लाइन लिखनी है तो इट्स अ वेरी सिंपल, सीधे सीधे ax प्लस बी वाई लिख दो। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन के स्लोप सेम होंगे, बोथ द लाइन हैव सेम स्लोप्स। अगर सेम स्लोप होंगे तभी तो पैरेलल होंगी, है ना। तो वो ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा, विच लेमडा विल डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री कंडीशन, जो गिवन बाउंड्री कंडीशन होगी उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर। तो किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं कि इसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। तो अब जरा देखो, L तुमको दी गई थी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप जरा बताओ, स्लोप ऑफ L कितना था, माइनस a अपॉन b। ये तो हमको मालूम है ना, कि लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का a अपॉन b। अच्छा, अब इसके अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता था, -1। तो मान लो कि जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप m है, तो m इंटू ml इज -1। सो m कम्स आउट टू बी माइनस का 1 इंटू ये ml लिख लो माइनस a अपॉन b। तो m की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं कि b अपॉन a है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो होगी y बराबर mx प्लस सी या लेमडा, कुछ भी लिख लो, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस लेमडा, और बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक, याद करने का तरीका आप देखो क्या है, ध्यान देना। पैरेलल लाइन के लिए तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, परपेंडिकुलर में याद रखो, देखो b का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहां क्या है b, यहां पे वो y का कोफिशिएंट है, तो इनके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। जो x का कोफिशिएंट है वो y का बना दो, जो y का कोफिशिएंट है वो x का बना दो, और दोनों के बीच में एक निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दो। दोनों के बीच में
एक निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दो तो तुमको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 और मैं कहूं इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ तो क्या हो जाएगी? कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया तो 4x 3y एक पर माइनस और इंट्रोड्यूस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये वो लाइन है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है। नहीं समझ में आया? है ना? तो किसी भी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर अगर मेरे को लाइन लिखनी है तो उस लाइन की इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो। है तो गिवन लाइन के पैरेलल अगर हमको लाइन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर मेरे को लिखनी है तो उसकी इक्वेशन भी हम आराम से लिख सकते हैं। ओके, बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब जरा देखो, हाँ, अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देखते हैं, पहले समझते हैं, है ना? देखो एक लाइन है मेरी, मान लो L1 दैट इज AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है दैट इज AX प्लस BY प्लस C2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो AX प्लस BY दोनों के सेम होंगे। ये तो क्लियर है? अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो मेरी ये हो सकती है ऐसी, ये क्या है? दोनों लाइन ओरिजिन के एक ही तरफ होंगे। अब वो ये ना तुम कहो कि सर इधर ना हो कि वो इधर हो, किसी भी साइड पे हो, वो ओरिजिन के एक ही साइड पे होंगी। मतलब पॉसिबिलिटी ये है, वो ऐसे भी हो सकती हैं कि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तब भी ये ओरिजिन के एक ही साइड में है ना? तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? व्हेन बोथ द लाइंस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ओरिजिन। क्लियर? और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी जब लाइंस आर अपोजिट साइड टू दी ओरिजिन, मतलब एक इस साइड है और दूसरी इस साइड है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? मतलब देखो एक लाइन ओरिजिन के इस साइड है तो दूसरी लाइन ओरिजिन के इस साइड है। क्लियर है? तो दो पॉसिबिलिटीज मेरी जनरेट हो गई। कौन कौन सी? व्हेन लाइंस आर ऑन द सेम साइड, व्हेन द लाइंस आर ऑन द अपोजिट साइड। तो अब जरा देखो हम कैसे समझेंगे कि ये लाइन ओरिजिन के किस साइड है और किस साइड नहीं है। एक ही साइड है कि अलग साइड पे है? हाँ, तो अब जरा देखो, हमने सबसे पहले क्या होता है, ओरिजिन को चेक करेंगे। इसमें पहली लाइन में ओरिजिन रखा तो हमको C1 का कुछ साइन मिलेगा, वैल्यू C1 मिलेगी। दूसरी लाइन में ओरिजिन पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? C2। अगर C1 और C2 सेम साइन है, सेम साइन, या C1 C2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या होगा? सेम साइड ऑफ ओरिजिन। तब वो ओरिजिन के सेम साइड में होंगी। यस और नो? हम लोग 0 0 वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? और यही अगर C1 C2 का प्रोडक्ट निगेटिव आ गया तब क्या होगा? अपोजिट साइड। टू ओरिजिन, तब वो ओरिजिन के अपोजिट साइड में होंगी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मान लो एक हमने लाइन दिया 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन लिखी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे C1 तुम्हें क्या दिख रहा है? 6,
C2 -7, तो ये दोनों अपोजिट साइड पे हो जाएंगे, नहीं? अच्छा, अब अगर यही चीज मान लो मैंने लिखा होता -2x -3y +5 इज इक्वल टू 0, अब ये दोनों सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? तो अब इसमें जब तुम 0 0 ये करेंगे तो ये है 2, पहले तो इसके पैरेलल बनाओगे, बोलो भाई, दोनों को सेम लाओगे कि नहीं लाओगे? ax + by है ना? तो अब ये दोनों फिर से अपोजिट साइड पे हैं, तो करना क्या है हमको? ax + by दोनों का सेम पहले बना लेना है। इज दैट ओके? C1 और C2 को चेक करते समय फर्स्ट आप ax + by को सेम बना लोगे। भाई अगर उसने इस तरीके से लिख दिया तो इट मींस दे आर अपोजिट साइड। क्लियर हो गया? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है आप लोग? अच्छा, इसके बाद अब देखो, अब क्या होगा, यहां देखो, अगर मान लो वो सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, ठीक है, ये है L1 और ये लाइन है L2। हमने दोनों को कैसे बना लिया? ax + by + c = 0 सेम बना के कर रहे हैं। पहले वाले पे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेंथ मान लो वो d1 है, तो d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mod ऑफ c1 अपॉन √a² + b²। यस और नो? ओरिजिन से किसी भी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है? किसी भी पॉइंट से अगर लाइन पे हमको परपेंडिकुलर निकालनी होती है लेंथ, तो d क्या होता है? ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। यही पढ़ाया था। अब यहां पे x1 और y1 क्या है? 0 0, तो दैट इज c अपॉन √a² + b² हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, ओरिजिन से कभी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है तो दैट इज c अपॉन √a² + b² का मॉड, क्योंकि लेंथ विल ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? इसी तरह से d2 क्या आएगा? mod ऑफ c2 अपॉन √a² + b²। ये तो तुम दोनों केस में निकाल लोगे, चाहे वो सेम साइड हो चाहे अपोजिट साइड हो। क्लियर है? अब ध्यान देना है, अगर दोनों लाइन सेम साइड पे हैं तो जो डिस्टेंस आएगा उन दोनों के बीच, दिस इज d, तो दिस d विल बी इक्वल टू mod ऑफ d1 - d2 हो जाएगा। ये d1 है और ये टोटल d2 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d1 - d2, जो बड़ा होगा उससे घटा देना या मॉड ले लो उसका। क्लियर है? और अगर मान लो यही अपोजिट साइड पे है, मतलब वो ऐसे है, ये और ये इस साइड पे जा रहा d1 और इस साइड पे आ रहा d2, तो क्या हो जाएगा? तो ऐड हो जाएगा, तो लेंथ दोनों के बीच का हो जाएगा d = mod ऑफ d1 + d2। तो mod ऑफ d1 + d2 कब होगा? व्हेन द लाइंस आर अपोजिट टू द ओरिजिन। एंड mod ऑफ d1 - d2 कब होगा? व्हेन द लाइन आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ओरिजिन। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? और दोनों के साइन सेम साइड पे हैं कि दोनों अपोजिट साइड पे हैं, ये हमने तरीका आपको बताया कि ax + by दोनों को सिमिलर बनाइए, देन c1 और c2 की बात करते हैं हम लोग। क्लियर है? बोलो, है ना? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे अच्छा क्या करोगे? दोनों लाइन को ड्रॉ कर लो, देन चेक इट कि ये कहां पे हैं। ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? यहां तक समझ में आ गया? बोलो भाई। ओके देन।